हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया वाली जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें ये उसका लास्ट पार्ट होगा। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और ली कर्बूसियर की वास्तुकला के बारे में। तो अभी तक हमने कई सारी साइट्स के बारे में पढ़ा और ये 2 ही साइट्स हमारी बची हुई थी, यानी 6 पार्ट्स में ऑलरेडी हम जो अन्य हमारी साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके। और इन 2 साइट्स के पढ़ने के साथ ही जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम स्टैटिक जीके के जो अदर टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं जो हमारी आज की पहली साइट्स हैं नालंदा महाविद्यालय के बारे में। तो नालंदा महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बिहार में। बिहार में पटना से 96 किलोमीटर दूर स्थित है ये नालंदा विश्वविद्यालय। और इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और इसका निर्माण कराया था गुप्त वंश का जब शासक हुआ करता था भारत देश में, तब जो गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, इन्होंने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। इसका निर्माण कराया था कुमार गुप्त ने। और ये बुद्ध से रिलेटेड यानी बौद्धिज्म से रिलेटेड ये विश्वविद्यालय हुआ करता था। यानी यहाँ बौद्ध धर्म, मुख्यतः बौद्ध धर्म में शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी इस विश्वविद्यालय में। और भी कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पर 2 ही भाषाएँ चलती थी, पाली भाषा और संस्कृत भाषा। तब हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं नहीं हुआ करती थी। पाली और संस्कृत भाषा में यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। और ऐसा कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा और आवासीय महाविहार था। यानी विश्व का सबसे बड़ा जो आवासीय, यानी यहाँ पर बच्चे रहते भी थे, स्टूडेंट्स रहते भी थे और पढ़ते भी थे। तो विश्व का प्रथम आवासीय महाविहार इसे कहा जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और वर्तमान में तो इसके केवल अवशेष ही बचे हैं, यानी अब ये यूनिवर्सिटी नहीं है। और क्योंकि इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। वो भी क्या स्टोरी है उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी जान लेते हैं यहाँ पर। तो हमने आपको बताया कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। कई बार इसको रिनोवेट कराया गया, कई बार इसको नष्ट भी किया गया अलग अलग शासकों के द्वारा। और यहाँ पर यानी हर एक सब्जेक्ट्स की यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती थी। यानी हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, वो वेद हो, व्याकरण हो, साइंस हो, साइकोलॉजी, मेडिसिन और आयुर्वेद से रिलेटेड शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में हर एक सब्जेक्ट्स की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे इस यूनिवर्सिटी में। और इन स्टूडेंट्स में कई सारे फेमस आपको नाम भी देखने को मिलेंगे, जैसे ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, इसने भी यहाँ पर अध्यापन कार्य किया है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के कार्यकाल में ये भारत आया था। तो इसने भी यहीं पर शिक्षा ग्रहण किया। और उसके साथ ही साथ अन्य देशों जैसे जापान, तिब्बत, पर्सिया और उसके साथ ही साथ अन्य अदर मैनी कंट्री, यानी और भी कई सारे देशों से जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी और कितना इसका इम्पोर्टेंस रहा होगा, कितना महत्व रहा होगा। तो 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ा करते थे और लगभग 2,500 यानी 2,500 जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर हुआ करते थे। 2,500 टीचर्स हुआ करते थे और 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते थे। और उनको वेद, व्याकरण, साइंस, साइकोलॉजी, मेडिसिन, यानी हर एक सब्जेक्ट्स, खगोल शास्त्र, हर एक सब्जेक्ट्स की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी छात्रों को। और इसके अलावा ह्वेनसांग हो गए, आर्यभट्ट हो गए जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो यहाँ पर पढ़ते थे और बाद में पढ़ाते भी थे यहाँ पर। आर्यभट्ट हो गए, सुश्रुत हो गए, चरक हो गए, ये सभी
यहीं पर पढ़े हुए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में ही पढ़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान का एक भंडार हुआ करती थी ये यूनिवर्सिटी, इसको ज्ञान का भंडार कहा जाता है। और यहाँ पर लाइब्रेरी जो थी कई सारे पार्ट्स में यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो बटी हुई थी, और यहाँ पर 90 लाख बुक्स है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, 90 लाख बुक्स इस यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बुक यहाँ पर मिलेगी। तो 90 लाख यानी 9 मिलियन बुक्स इस नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हुआ करती थी। और अगर आज भी ये जो बुक्स हैं वो होती तो भारत बहुत आगे विश्व से निकल चुका होता है। और वैसे भी जो भी धर्म है वो भारत से ही निकले, जो वेदों की शिक्षा है अरब भी यहाँ से ही शिक्षा लेकर गए, भारत से ही शिक्षा लेकर गए जो मुस्लिम शासक थे, और फिर उन्होंने यूरोप वासियों को शिक्षा दी, और फिर वापस यूरोप वालों ने हमारे ऊपर राज किया। तो यहीं से सभी धर्म निकले हैं। और हमने पढ़ा हिंदू धर्म हो, आपका बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी भारत से ही निकले हुए हैं। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे भंडार थे, सोने के भंडार थे, ज्ञान के भंडार थे, इसीलिए भारत को एक महान देश का दर्जा भी दिया जाता है। तो काफ़ी विशाल लाइब्रेरी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, 90 लाख बुक्स एक, और उस समय में तो ये एक काफ़ी रोचक बात है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और जब बाद में यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया, भारत में आक्रमण किया, और हमने देखा कि कई वर्षों तक जो मुस्लिम शासन रहा, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल, और यानी मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, सभी का यहाँ पर शासन रहा मुस्लिम शासकों ने। तो उन्हीं में एक शासक था खिलजी वंश का शासक बख्तियार खिलजी, जिसने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, पूरी तरीके से जलवा कर नष्ट कर दिया था। और यहाँ पर जो मॉन्क रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनको भी इसने कटवा दिया था, बख्तियार खिलजी ने कटवा दिया था। और वैसे भी इसकी भी दर्दनाक मौत हुई, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो ज्ञान का भंडार है वो हमने खो दिया, एक भारत की जो धरोहर है उसको हमने खो दिया। और इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्यों इसने इन बुक्स को नष्ट कर दिया था, क्यों इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। तो एक बार क्या हुआ कि जो बख्तियार खिलजी था उसकी तबीयत ख़राब हो गई, यानी वो काफ़ी बीमार रहने लगा था, और वो कोई भी दवा उस पर कार्य नहीं कर रही थी। तो फिर किसी ने बताया कि आप वहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर जाइए, वहाँ के जो आयुर्वेद विभाग के जो आचार्य हैं उनसे आप डिस्कस करें, तो वो आपको ज़रूर कोई उपाय बताएंगे इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। तो जो वहाँ के आचार्य थे, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, उनको बुलाया गया। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि हमको आपके कोई यानी आपके धर्म पर, आयुर्वेद पर कोई भरोसा नहीं है, और मैं कोई भी दवा नहीं लूँगा, यानी मैं कोई भी जो जड़ी बूटी है वो भी मैं नहीं खाऊँगा। आप मुझको ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं टच में भी रहूँ, अपने इस्लाम धर्म के टच में भी रहूँ, और मेरी हालत में भी सुधार हो। तो फिर वहाँ के जो आचार्य थे, नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, उन्होंने बख्तियार खिलजी को एक बुक दी, यानी कुरान की बुक उनको दी। तो बख्तियार खिलजी ने सोचा कि इससे मैं अपने इस्लाम धर्म के टच में भी रहूँगा, और उसके साथ ही साथ इसको पढ़ता भी रहूँगा। तो आचार्य ने बताया कि आपको रोज़ एक पेज पढ़ना है, इस कुरान का रोज़ आपको एक पेज पढ़ना है, और जब आप पूरी बुक पढ़ चुकेंगे तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो फिर बख्तियार खिलजी रोज़ एक पेज पढ़ता रहा। और वैसे भी जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड लोग होते हैं वो थूक लगाकर पेज को पलटते हैं, तो ऐसे ही वो थूक लगाकर पेज को पलटता रहा। और जब उसने पूरी बुक कंप्लीट की तो उसकी तबीयत पूरी तरीके से सही हो गई, उसका स्वास्थ्य पूरी तरीके से सही हो गया। तो उसको काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बुक में लेप लगा हुआ था, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका लेप लगा हुआ था उस बुक में। तो जैसे ही वो पेज पलटता गया थूक लगाकर, तो वो लेप उसके मुंह में पहुंचता गया, और उसके साथ ही साथ इसलिए उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। तो उसको काफ़ी आश्चर्य हुआ, और उसने कहा अगर ये बुक्स रहे तो ये काफ़ी हानिकारक भी हो सकती हैं हमारे लिए। अगर ये बुक्स बनी रही, ये ज्ञान बना रहा, ये लोग बने रहे, तो ये हमारे लिए काफ़ी
चिंता की बात हो जाएगी और हम यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। और तभी इसने पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को यानी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को हमें आग लगवा दी, पूरी तरीके से जलवा दिया। जो वहाँ की बुक्स हैं वो पूरी तरीके से जल गई। 6 महीने तक पूरी यूनिवर्सिटी जलती रही और 3 महीने तक जो यहाँ की लाइब्रेरी है 3 महीने तक जलती रही। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर 90 लाख बुक हुआ करती थी, 9 मिलियन बुक हुआ करती थी, जिनको जलने में 3 महीने लगे और 3 महीने तक ये जो बुक्स हैं वो जलती नहीं और जो पूरा ज्ञान का भंडार था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो इसलिए बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जलवा दिया था। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और उससे पहले देख लेते हैं कुछ अवशेष नालंदा यूनिवर्सिटी के। तो आप यहाँ पर जा भी सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। एक खंडहर में बदल गई है पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी। उसका वैसे इसका एक न्यू कैंपस भी बनाया जा चुका है, लेकिन वो यहाँ से थोड़ी दूर पर है। जो पुरानी वाली नालंदा यूनिवर्सिटी है वो अब अवशेष ही है, यानी वहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ खंडहर ही बचा हुआ है। बढ़ते हैं अगली साइट्स की ओर। तो ये कोई साइट नहीं है बल्कि ये वास्तुकला है ली कार्बूसियर की, जिन्होंने कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिजाइन की। जैसे हमने पढ़ा था मंदिर निर्माण की शैलियाँ हुआ करती थी, नागर बेसर द्रविड़ शैली, और उसके साथ ही साथ अन्य जो यूरोपीय शैली हुआ करती थी, आर्ट डेको शैली हो या विक्टोरियन गॉथिक शैली हो, उसी प्रकार से ये एक वास्तुकला ही है ली कार्बूसियर की, जो अपने हिसाब से जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिजाइन किया करते थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ली कार्बूसियर कौन थे। तो इनको एक आर्किटेक्चर का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो वास्तुकला थी एक अलग ही लेवल थी। बहुत ही अच्छी तरीके से ये बिल्डिंग्स को डिजाइन किया करते थे। तो ये आर्किटेक्चर है कहाँ के? फ्रांस के आर्किटेक्चर हैं ली कार्बूसियर, जिनके द्वारा कई सारी बिल्डिंग्स को डिजाइन किया गया और फिर उन्हीं बिल्डिंग्स को उनमें से कई सारी बिल्डिंग्स को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो यहाँ पर हम इंडिया की साइट्स पढ़ रहे हैं। इन्होंने वैसे लगभग कई सारे कंट्रीज़ में इन्होंने अपनी जो वास्तुकला है यानी जो अपनी आर्किटेक्चर है उसके द्वारा इन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया है पूरे विश्व में। और इनकी जो कुछ साइट्स हैं वो हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। तो जो भारत में स्थित है यानी जो भारत में स्थित इनकी बिल्डिंग्स हैं, इनके द्वारा डिजाइन की गई बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में हमको केवल और केवल पढ़ना है। वैसे इन्होंने लगभग 7 कंट्रीज़ में काम किया है, यानी 7 कंट्रीज़ की जो बिल्डिंग्स हैं इन्होंने उनको डिज़ाइन किया है। और इनमें से जो इनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स हैं उनमें 17 जो प्रोजेक्ट है, 17 प्रोजेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को के द्वारा शामिल किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो इनके 17 प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं पूरे विश्व में। और जो भारत में जो स्थित हैं इनके द्वारा डिजाइन की गई बिल्डिंग्स, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और इनकी एक अलग कला हुआ करती थी, यानी इनकी एक अलग वास्तुकला थी। ये उस प्रकार से बिल्डिंग्स को डिजाइन करते थे बहुत ही अच्छी तरीके से। ये दीवार की जगह ये पिलर्स का यूज किया करते थे अपनी आर्किटेक्चर में, यानी पिलर्स देकर फिर वहाँ पर ऊपर भवन निर्माण किया जाता था। फिर वहाँ पर विंडो आपको देखने को मिलेंगी। पहले हम फिगर के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से सभी चीज़ें दिखाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अभी इनकी कला के जो इम्पोर्टेंट यानी इनकी जो वास्तुकला के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिनको बेस मानकर ये उनको डिज़ाइन किया करते थे बिल्डिंग्स को। तो ये इनके द्वारा जो डिज़ाइन की गई बिल्डिंग्स हैं उनमें आपको जो वॉल्स हैं यानी दीवारें देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको पिलर्स देखने मिलेंगे। पिलर्स पर ही पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर टिका हुआ होता है। और उसके साथ ही साथ जो विंडोज़ हैं वो भी आपको सामने विंडो दिखाई देंगी। और साथ ही साथ आपको ऊपर रूफ गार्डन भी देखने को मिलेगा। रूफ गार्डन यानी ऊपर भी आपको हरियाली देखने को मिलेगी, छत पर हरियाली, जिससे कि जो सीलन है वो भी यहाँ पर नहीं आती है इस प्रकार की बिल्डिंग्स में। और उसके साथ ही साथ पास में ही एक छोटा सा तालाब भी देते थे, यानी छोटी सी झील का भी निर्माण किया जाता। बिल्डिंग्स के साथ ही एक छोटी सी झील भी निर्मित रहती थी इनकी डिज़ाइन में। तो इनके द्वारा जो भारत में फिर जवाहरलाल नेहरू ने इनको बुलाया कि आप आइए और हमारे यहाँ भी कुछ बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कीजिए। तो फिर इन्होंने चंडीगढ़ में ही इन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। और ये एक यूनियन टेरिटरीज भी है, यानी
एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। तो यहाँ पर कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिज़ाइन की गई ली कार्बूसियर के द्वारा। तो इनमें जो बिल्डिंग्स हैं उनको ही शामिल किया गया 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, और जिनको हम आगे फिगर के माध्यम से देखेंगे हर एक बिल्डिंग, जिनमें 3 बिल्डिंग्स मुख्यतः शामिल हैं, जिसमें है जो हाई कोर्ट है यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसको भी डिज़ाइन किया था ली कार्बूसियर ने, और उसके साथ ही साथ जो सचिवालय है यानी जो चंडीगढ़ का सचिवालय है उसको भी ली कार्बूसियर ने डिज़ाइन किया था, और जो चंडीगढ़ की विधानसभा है यानी पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़ का, उसको भी ली कार्बूसियर ने ही डिज़ाइन किया है। तीनों को हम फिगर के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार की उनकी आर्किटेक्चर हुआ करती थी। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप 2 बिल्डिंग देख सकते हैं, जिसमें ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सचिवालय है यानी चंडीगढ़ का जो सचिवालय है ये भी ली कार्बूसियर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको दीवारों की जगह यहाँ पर पिलर्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ काफ़ी सारी जो विंडोज़ हैं वो भी आपको पैरेलली देखने को मिलेंगी। हॉरिजॉन्टल जो विंडोज़ हैं वो आपको इनकी बिल्डिंग्स में देखने को मिलेंगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल की जगह पिलर्स का यूज किया गया है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इमेज है चंडीगढ़ के हाई कोर्ट की। बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको टोटल पिलर्स ही देखने को मिलेंगी, दीवार देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही साथ देखिए एक बार फिर बड़ी मात्रा में आपको जो विंडोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर अब तो तालाब नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक झील भी हुआ करती थी शुरू में, क्योंकि इनकी कला में ये शामिल था कि ये बिल्डिंग्स के साथ एक छोटी सी झील या तालाब भी वहाँ पर दिया करते थे। और अब हम देख लेते हैं इमेज विधानसभा की, चंडीगढ़ विधानसभा की। ये जो इमेज है वो आप देख सकते हैं, एक सुंदर डिज़ाइन इसको दिया गया है, और साथ में ये देखिए एक छोटा सा तालाब या छोटी सी झील आपको पास में देखने को मिलेगी। और फिर एक बार आपको पिलर्स और विंडोज देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पिलर्स बनाए गए हैं, और कोई भी वॉल यहाँ पर नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है। तो ये आर्किटेक्चर थी ली कार्बूसियर की, और इन्होंने इन जो 3 बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया था इन तीनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ये हमारा आज का ऑल ओवर टॉपिक था, यानी 2 टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और इनको हमने इसलिए अलग से लिया था क्योंकि इनके बारे में हमको डिटेल में आपको बताना था, इसलिए हमने इनको अलग से कवर किया है। तो इस प्रकार से जो पूरी साइट्स हैं हमारे इंडिया में वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हम जो हमारे आगे स्टैटिक जीके के अदर टॉपिक होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।